अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। इस लेक्चर में सॉल्व किए गए तमाम क्वेश्चंस टाइम कोड्स के साथ आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में भी इनके टाइम कोड्स दिए गए हैं। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट देखना चाहते हैं तो क्वेश्चंस के सामने दिए गए टाइम कोड्स के ऊपर क्लिक करके किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट देख सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस यूनिट का नेम है मैट्रिक्सेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्सेस ये जमा है मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन को समझेंगे। तो आइए हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझते हैं। मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स को समझते हैं, फिर इसको डिफाइन भी करेंगे हम। आप पहले समझ लें, फिर आपको मैं बताऊंगा कि इसकी डेफिनेशन कैसे लिखनी है आपने। देखें, समझिएगा इसको। अ रेक्टेंगुलर अरे, यानी कि रेक्टेंगुलर अरे होती है, एक पैटर्न होता है। और अ फॉर्मेशन या एक फॉर्मेशन होती है ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। ये नंबर्स की कलेक्शन होती है। यहाँ पर रियल वर्ड लिखा हुआ है, रियल कार्ड दें। ये नंबर कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। अब रियल और कम्प्लेक्स में क्या फर्क होता है इसको आप आगे जाके पढ़ेंगे। से फर्ज कीजिए कि ये इस तरह के नंबर हैं 0 1 2 3 4 एंड 7। सच एज, इनको इस तरह लिखा गया है 1 3 4 7 2 0 एंड देन एनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स, और इनको इन ब्रैकेट्स यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दिया गया है। इज सेट टू फॉर्म अ मैट्रिक्स, यानी कि ये 1 3 4 7 2 0 इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा गया है, तो इसको हम मैट्रिक्स कहेंगे। सिमिलरली ये 0 1 3 4 इज अनदर एग्जांपल ऑफ मैट्रिक्स। अब देखें, पेपर में अगर आ जाता है कि मैट्रिक्स को डिफाइन करें तो उसके लिए क्या करेंगे। उसके लिए आप सिंपली यहां से लिखेंगे अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। रियल छोड़ दें, जस्ट आप कर दें ऑफ नंबर्स। आगे लिखेंगे एनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स इज सेट टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। ये जितना मैंने जितनी रेड लाइंस लगाई हैं यहां तक आप इसको डिफाइन करेंगे, और आगे इतना लिख दें कि डेफिनेशन मुकम्मल हो जाएगी। आगे आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। 1 2 3 4। देखिए, मैंने 4 नंबर लिखे हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, तो ये एक मैट्रिक्स है। या यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। 1 लिख लें, एक ही नंबर है, देन भी ये मैट्रिक्स हो सकता है। या सिर्फ 2 नंबर लिखे हो आमने सामने, तो ये मैंने एक इन जनरल 3 एग्जांपल्स दी हैं। तो डेफिनेशन आ जाएगी। तो आपने जितना मैंने रेड लाइंस लगाई हैं सिर्फ इतना ही लिखना है। अगेन देख लें, अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स एनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स इज सेट टू फॉर्म मैट्रिक्स। ब्रैकेट्स आगे आप ब्रैकेट्स लगाएंगे भी, या अगर ये ब्रैकेट्स नहीं लगानी तो इससे पहले वर्ड स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसके बारे में मजीद ये है, डेफिनेशन मुकम्मल हो चुकी है। तो मजीद इंफॉर्मेशन ये है कि वी टर्म द रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स एज एंट्रीज और एलिमेंट्स। तो अगेन यहाँ पर रियल छोड़ दें, कोई भी नंबर हो सकते हैं, कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। इन जो नंबर हम लिखते हैं मैट्रिक्स के अंदर, इसमें यह बताया गया है कि ये जिस तरह नंबर है 1 2 3 4, इनको एंट्रीज कहते हैं। या देखें ना, यहाँ पर लिखा हुआ एंट्रीज कहते हैं या एलिमेंट्स कहते हैं। ये 1 2 3 4 इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं या एंट्रीज हैं। प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिक्सेस। चैप्टर का नाम देखें मैट्रिक्सेस था, तो मैट्रिक्सेस प्लूरल होता है मैट्रिक्स की। तो जब एक होता है तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। द मैट्रिक्सेस आर डिनोटेड कन्वेंशनली बाय द कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल ए बी सी एम एन एटसेट्रा, ये इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं। कैपिटल लेटर्स में आप हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे मैट्रिक्सेस को। तो इसमें अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ जो पेपर में आ सकता है वो मैट्रिक्स की डेफिनेशन आ सकती है यहाँ से, और इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 1.1। उसमें कुछ मजीद डेफिनेशंस को हम समझेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस, यानी कि नीचे जो 8 मैट्रिक्सेस दिए गए हैं इनके हमने ऑर्डर फाइंड आउट करने हैं। ऑर्डर क्या होता है इसको भी हम समझते हैं। ये क्वेश्चन हल करते हुए मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए है, तो मैट्रिक्स ए लिख के इसका हम ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ए लिखा। मैट्रिक्स ए क्या है, मैट्रिक्स ए है 2 3 -5 एंड 6। इसको हमने ब्रैकेट्स को क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर हम देंगे हेडिंग सबसे पहले ऑर्डर ऑफ ए, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। अब ऑर्डर क्या चीज होती है उसको भी हम देखते हैं। ऑर्डर ऑफ ए
तो ऑर्डर ऑफ ए में दो चीजें होती हैं, एक रोज होती हैं और एक कॉलम्स होते हैं। रोज पहले आती हैं और कॉलम्स बाद में आते हैं। अब रो क्या चीज होती है, देखें ये जो एंट्रीज लिखी होती हैं मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टली, इस तरह जो एंट्रीज लिखी होती हैं, जिस तरह ये एंट्रीज आपको नजर आ रही हैं 2 और 3, ये फर्स्ट रो कहते हैं हम इसको, ये रो 1 है। इसी तरह जो दूसरी एंट्रीज लिखी हुई हैं -5 6, ये दूसरी रो है, ये रो 2 कहते हैं इसको हम। तो सबसे पहले जब हम ऑर्डर लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, यानी कि इसकी 2 रोज हैं। आगे हम हाइफन लगाएंगे, फिर हम बाय यानी कि डैश लगाएंगे, आगे बाय लिखेंगे। आगे आते हैं कॉलम्स। अब कॉलम्स क्या होते हैं, देखें जिस तरह हॉरिजॉन्टली एंट्रीज लिखी हो तो उनको रो कहते हैं। ये 2 3 इसकी फर्स्ट रो थी, -5 6 इसकी सेकंड रो थी। इसी तरह वर्टिकली जो एलिमेंट्स लिखे होते हैं, जिस तरह के ये लिखे हुए एलिमेंट्स 2 और -5, ये कॉलम 1 है, C1 से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। और दूसरा है 3 6, ये इसका सेकंड कॉलम है C2। तो इसमें रोज हमेशा पहले आएंगी, कॉलम्स हमेशा बाद में आएंगे। तो इसका इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ ए आ गया 2/2। ये जो मैंने रेड में निशानात लगाए हुए हैं, ये लगाने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट मैट्रिक्स लिखा होगा तो उसका आप डायरेक्ट ऑर्डर लिख सकते हैं। तो इस तरह जिस तरह हमने ये फर्स्ट पार्ट किया है, बाकी तमाम पार्ट्स भी बिल्कुल इसी तरीके से ही हैं। मैं बारी बारी अटेम्प्ट करके आपको बताता हूं कि क्या आंसर्स आएंगे उनके। दूसरे नंबर पर बी है, तो बी बिल्कुल उसी तरह की शक्ल है बी की भी। तो यहां पर हम बी लिखते हैं। बी मैट्रिक्स क्या है, 2 0 3 और 5। क्योंकि इसकी शक्ल बिल्कुल पहले मैट्रिक्स की तरह की ही है, तो हम जस्ट यहां पर लिखते हैं ऑर्डर ऑफ बी। और इसमें हाईलाइट नहीं करूंगा मैं, पेपर में आ जाएगा तो आप जस्ट इतना लिख सकते हैं कि 2 रोज हैं। देखें अगेन देख लें, ये फर्स्ट रो है 2 और 0, और 3 और 5 सेकंड रो है, तो 2 रोज हैं, बाय लिखेंगे आगे। और वर्टिकली 2 3 और 0 5 2 कॉलम है। तो जस्ट इतना लिख देने से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में, फाइंड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो हमने ऑर्डर लिख दिया। तो इस तरह ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका हम थर्ड पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास मैट्रिक्स सी है। मैट्रिक्स सी देखें क्या है, 2 और 4। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे ये समझते हैं कि इसकी रो तो है लेकिन कॉलम नहीं है। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि रोज हो और कॉलम ना हो। मैट्रिक्स जो है वो एम्प्टी कभी भी नहीं आता, आपने याद रखना है। यहाँ पर हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ सी। ऑर्डर ऑफ सी क्या होगा, देखें इसमें एक ही रो है, ये देखें ये 2 4, ये एक रो है इसमें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, आगे बाय लिखेंगे। और कॉलम कितने हैं इसके, देखिए कॉलम यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बच्चे मिस कर देते हैं इसको। ये सिर्फ एक एंट्री हो तो फिर भी ये एक कॉलम कहलाएगा। ये कॉलम 1 है और ये सेकंड एंट्री है और ये कॉलम 2 है। तो इसमें 2 कॉलम्स हैं, एक एंट्री भी हो तो भी उसको हम कॉलम गिनेंगे। तो यहाँ पर 2 कॉलम है, यानी कि रोज एक हैं और कॉलम्स 2 हैं। तो इसका ऑर्डर सी का ऑर्डर आ जाएगा 1/2। तो इस तरह हमने थर्ड पार्ट का भी ऑर्डर लिख लिया। और देखें ये जो मैंने रेड में लिखा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस तरह ऑर्डर इसका लिख सकते हैं। इसी तरह शाबाश आपने गैस करना है डी का, कि डी का ऑर्डर क्या है। यहाँ पर हम लिखेंगे मैट्रिक्स डी का नाम लिखते हैं सबसे पहले और मैट्रिक्स लिखते हैं। अब आप सोच के बताएं कि इसका ऑर्डर क्या होगा। शाबाश, सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है ऑर्डर ऑफ डी। जो आप सोच रहे हैं ठीक सोच रहे हैं, इसका ऑर्डर होगा, रोज गिने जी, रोज कितनी है। कुछ बच्चे यहाँ पर गलती कर रहे हैं, देखें ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। एक एक जो डिजिट है उसकी भी एक एक रो बन रही है। यहाँ पर 4 फर्स्ट रो है, 0 सेकंड रो है और 6 थर्ड रो है। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर आएगा 3 बाय, और एक कॉलम बन रहा है इसका 4 0 6, एक ही कॉलम में लिखे हुए हैं, यानी कि ये इसका एक ही कॉलम है। इसको C1 का नाम चाहे दे दें। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/1, ऑर्डर ऑफ डी आ गया 3/1। तो इस तरह हमने डी का ऑर्डर भी लिख लिया। उसके बाद ई का ऑर्डर लिखना है। तो ई लिखा हुआ है हमारे पास, ई हम यहाँ पर अगेन लिख लेते हैं। ई मैट्रिक्स है ए डी, आगे बी ई है
रो वाइज में लिखता हूँ CF, लाजमी नहीं है आप इसी तरह लिखें, आप पहले फर्स्ट कॉलम लिख सकते हैं फिर सेकंड कॉलम लिख सकते हैं, रो वाइज भी लिख सकते हैं, लेकिन तरतीब याद रखें, अगर आपने लिखना है रो वाइज तो रो वाइज ही लिखें, ताकि जब आप कोई लिखवा रहा हो आपको या आप खुद सिर्फ बोल रहे हो तो आपको पता हो आप क्या लिख रहे हैं। ये फर्स्ट रो है, ये इसकी AD फर्स्ट रो है, इसको मैं रेड से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये AD ये फर्स्ट रो है इसकी, और ये BE ये सेकंड रो है इसकी, और CF इसकी थर्ड रो है। तो ऑर्डर हमने लिखना है, तो ऑर्डर ऑफ ई की हेडिंग लाजमी देनी है आपने, वाज़ेह हो जाएगा कि किस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख रहे हैं आप। ऑर्डर ऑफ ई, तो देखें 3 रोज आ गई हैं ऊपर इसकी, ये रो 1, रो 2, रो 3, और याद रखना है रोज हमेशा पहले आती हैं, कभी भी कॉलम पहले नहीं आएंगे, रोज पहले आएंगी हमेशा। उसके बाद देखें ये फर्स्ट कॉलम है इसका और ये सेकंड कॉलम है इसका, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम, तो इसके 2 कॉलम हैं, 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद एफ पार्ट करना है, एफ पार्ट भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं मैट्रिक्स एफ, मैट्रिक्स एफ है 2, तो इसमें तो बड़ा आसान है ये, लेकिन बच्चे अक्सर यहाँ पर भी गलती कर देते हैं इसमें भी। तो अब हेडिंग देंगे ऑर्डर ऑफ एफ, ये क्वेश्चन जितने आसान है इतने टेक्निकली थोड़ा सी भी गलती हो जाए तो 0 नंबर आ जाएगा। देखें इसकी एक रो है, ये 2 एक रो को रिप्रेजेंट करता है और यही कॉलम भी है, इसका एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो हम ऑर्डर लिखेंगे 1 बाय 1। एफ का ऑर्डर भी आ गया। उसके बाद हम जी का ऑर्डर लिखते हैं, जी लिखा हुआ है तो जी मैट्रिक्स हम यहाँ पर नहीं लिखते, हम जस्ट हेडिंग देते हैं ऑर्डर ऑफ जी। यहाँ पर मैं लिखूंगा ऑर्डर ऑफ जी और आगे ऑर्डर बता दूंगा। देखें गिन लें इसमें भी रोज, ये मेरे हाल में आपको नजर आ रही है, फर्स्ट रो है, ये 1 2 3 ये सेकंड रो है, ये 2 4 5 ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। तो 3 ही रोज हैं और 3 ही कॉलम है इसमें, तो ये ऑर्डर ऑफ जी भी हमने लिख लिया। उसके बाद ऑर्डर ऑफ एच लिखते हैं, ये साथ साथ आपने कंप्लीट करते जाना है। उसके बाद एच मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो ऑर्डर ऑफ एच लिखेंगे। ऑर्डर ऑफ एच में क्या आएगा, अगर आप खुद इसको देखें सोचें जरा क्या आता है ऑर्डर, मैं फिर लिखता हूँ। जी आप अच्छा सोच रहे हैं, इसका ऑर्डर आ रहा है, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है, तो 2 रोज आ रही हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2, फिर आगे हाइफिन, फिर बाय, फिर डैश लगाएंगे। अब कॉलम्स की बारी है, कॉलम गिनने हैं, ये 2 1 फर्स्ट कॉलम, 3 0 सेकंड कॉलम और 4 6 थर्ड कॉलम, 1 2 एंड 3, C1 C2 एंड C3, तो इसमें 3 कॉलम्स आ रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ एच भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम इसका इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर इक्वल, के नीचे दिए गए मैट्रिक्सेस में कौन से मैट्रिक्स इक्वल हैं। ये पेपर में क्वेश्चन एज इट इज बनाना मुश्किल है, लेकिन आपका कंसेप्ट होना चाहिए कि कौन से मैट्रिक्सेस इक्वल हैं। तो देखते हैं, देखें ए में एंट्री ए की आ रही है 3, और देखें किस मैट्रिक्स में एक एंट्री आ रही है। ये सी मैट्रिक्स देखें, इसमें बज़ाहिर तो 5 और -2 लिखे हुए हैं, लेकिन 5 - 2 एक बाइनरी ऑपरेशन, ये इसको हम ऑपरेशन कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। ये 5 - 2 है, तो ये यहाँ पर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 3 बन जाता है। इसका मतलब है मैट्रिक्स ए और सी इक्वल होंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ए इक्वल्स टू सी, हमने मैट्रिक्सेस बताने हैं जो इक्वल हैं। इसके बाद देखें बी में 3 5 है और 3 5 वाला, देखें आई मैट्रिक्स, आई में भी बज़ाहिर 3 एंट्रीज नजर आ रही हैं, लेकिन ये 2 हैं, एक ये 3 है, दूसरी 3 + 2 ये 5 बनती है। तो बी किसके बराबर आएगा, बी आएगा आई के बराबर, बी और आई इक्वल होंगे। ये डी 5 3 है, तो ये डी बी या आई के बराबर नहीं हो सकता। ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, अगर पोजीशन तब्दील हो जाती है एंट्रीज की तो वो मैट्रिक्स सेम नहीं रहता।
तो दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल आ गए। उसके बाद देखते हैं E 4602, H में भी 4602, E और H दोनों सेम नजर आ रहे हैं। और ये J अगर देखें, J में भी हमें 8 एंट्रीज नजर आ रही हैं, लेकिन ये देखें 2 + 2 पहले कर लेना आपने, 4 होता है। 2 - 2 सिमिलर एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं 0, 2 + 4 6 और 2 + 0 2। तो देखें E H और J, ये E बराबर है H के, बराबर है J के, ये तीनों मैट्रिक्स भी आपस में इक्वल आ गए। उसके बाद कौन सा मैट्रिक्स रह गया है, देखें F रह गया। F हमारे पास है 2 6 के बराबर, और G है, G को अगर हम सिंप्लीफाई करें 3 - 1 2 है और 3 + 3 6 है। तो देखें F और G मैट्रिक्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो देखें टोटल मैट्रिक्सेस कितने थे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10। 10 में से हमने कितने लिख लिए, 2 और 2 4 और 2 6 और 3 9, ये 9 मैट्रिक्स लिख लें। एक मैट्रिक्स रह गया D, ये किसी के भी इक्वल नहीं है, सो हमने इसको छोड़ देना है। ये जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें हमने ये पेयर इक्वल है, ये पेयर इक्वल है, ये तीन हैं जो आपस में इक्वल है, और यहाँ पर भी ये पेयर इक्वल है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हों तो हमने ए बी सी और डी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे। यानी कि यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है, इधर देखें तो a + c, और इधर लिखा हुआ है 0, तो a + c 0 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a + c, ये 0 के इक्वल है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेंगे। इसी तरह दूसरी एंट्री है हमारे पास a + 2b, यहाँ पर है -7, तो a + 2b ये हमारे पास आएगा -7 के इक्वल। पहली एंट्री के इक्वल, दूसरी के। इसी तरह c - 1 थर्ड एंट्री है, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगी 3 के। ये इक्वेशन नंबर, इसको 3 का नाम दें। इक्वेशन नंबर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये हम दोबारा इनको यूज करेंगे। इसी तरह लास्ट में ये इसको 2 का नाम दे दें आप, इसका मिस कर दिया था नाम 2। इसी तरह 4d - 6 ये 2d के इक्वल है, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे लें। अब देखें ये जो नीचे वाली लिखी हुई है हमने दो इक्वेशन, c - 1 = 3 और 4d - 6 = 2d, तो इनमें अंग्रेजी का एक ही लफ्ज यूज हो रहा है, इसमें c यूज हो रहा है और इसमें d यूज हो रहा है, दो जगह पर। तो यहाँ से वैल्यूज निकालना आसान है। देखें c हमने अगर निकालना है तो 3 राइट साइड पर है, ये -1 इक्वलिटी के राइट साइड पर जब हम लेके जाते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है, ये +1 आ जाता है। तो c की वैल्यू हमारे पास 3 + 1 ये 4 आ गई। तो हमने इजीली c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसी तरह यहाँ पर हम अब d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखें 4d - 6 = 2d था, तो 4d हमने इस इक्वल के इसी साइड पर रखा, ये 2d प्लस का है, इक्वल के इस साइड पर आके इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये -2d हो जाएगा, इज इक्वल। ये -6 इस तरफ प्लस का है, इक्वल के राइट साइड पर जाएगा तो इसका साइन चेंज होकर +6 हो जाएगा। अब 4d - 2d दोनों सिमिलर टर्म्स हैं तो इनको हम ऐड कर सकते हैं, ये 2d बनता है। 4 ज्यादा है, 4 प्लस का है और 2 माइनस का है, तो प्लस का 2d आएगा, इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर देखें d हमने मालूम करना है, 2 और d मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 राइट साइड पर जाके डिवाइड होगा, तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। देखें 6 / 2, तो 3 2 टाइम्स 6 होता है, तो 3/1 ये 3 वैल्यू आ गई हमारे पास, d की वैल्यू 3 आ गई। अभी तक हमने दो वैल्यूज फाइंड आउट की हैं। अब ऊपर वाली जो क्वेश्चन उनको भी हम यूज करेंगे। देखें c = 4 है, तो a + c = 0 है, तो इस c को हम ऊपर सब्सिट्यूट कर सकते हैं, ये c हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पुट इन क्वेश्चन 1, ताकि a की वैल्यू निकल आए। तो क्वेश्चन 1 क्या आ जाएगी हमारे पास, ऐसे हम लिख सकते हैं
कोई वन का नाम दें आप, लिखें इस तरह 1, आगे ये डबल एरो लगा के ऐसे लगाएं तो इसका मतलब होता है 1 बिकम्स या 1 इम्प्लाइज दैट। ए की जगह ए ही आएगा प्लस, देखें सी की जगह हम 4 दर्ज कर रहे हैं तो यहाँ पर 4 दर्ज हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू निकालें तो 4 इक्वल के राइट साइड पर जाएगा, +4 है तो इधर जाके -4 हो जाएगा। तो तीसरी वैल्यू भी निकल आई। अब देखें ए इस मसावात में ऊपर इस क्वेश्चन में आ रहा है यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दिया हुआ है इसको। ए यहाँ पर हम दर्ज करेंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू भी निकल आएगी। तो हम लिखते हैं पुट इनटू मसावात नंबर 2 में हम वैल्यू रखते हैं। ऊपर देखें 2 क्या थी, ए की जगह -4 आएगा, यहाँ पर हम ए की जगह -4 रखते हैं और बल्कि इधर लिखते हैं क्वेश्चन 2 इम्प्लाइज क्वेश्चन 2 बिकम्स। आप ये छोड़ भी सकते हैं, जिस तरह मैंने ये निशान लगाया है या ये लगाया है, आप ये छोड़ भी सकते हैं। अगर आपने इनको समझ नहीं आ रही है क्या लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट पुट इन 2 करके आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो -4 प्लस 2 भी आना था, प्लस 2 भी आ गया इज इक्वल टू -7। अब देखें -4 इक्वल के राइट साइड पर जाएगा तो 2b इज इक्वल टू -7 +4 हो जाएगा। तो 2b की वैल्यू आ जाएगी -7 +4, 7 ज़्यादा है और नेगेटिव है तो माइनस का 3 बचेगा। और b और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 राइट साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा -3/2। तो अगर आप डिवाइड करते हैं तो 1.5 आंसर आता है तो वो भी ठीक है, अदरवाइज आप इतना करके छोड़ दें, फ्रैक्शन में ही लिख दें, इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, तब भी ठीक है। तो ए बी सी एंड डी ये चारों वैल्यूज फाइंड आउट होगी। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गया। एक्सरसाइज 1.1 हमने मुकम्मल कर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, एक ऑर्डर वाला क्वेश्चन आ सकता है पेपर में शॉर्ट, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है एज वेल, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इस तरह ये एक्सरसाइज मुकम्मल होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।